आप सुन रहे हैं उपन्यास कटोरा भर खून, भाग 12। हम ऊपर सुना आए हैं कि जमींदारों और सरदारों को कमेटी में से अपने तीनों साथियों और नाहर सिंह को साथ ले बीर सिंह की खोज में खड़क सिंह बाहर निकले और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने जमीन पर पड़ी हुई एक लाश देखी। लालटेन की रोशनी में चेहरा देखकर उन लोगों ने पहचान लिया कि ये राजा का आदमी है। नाहर सिंह: मालूम होता है इस जगह राजा के आदमी और बीर सिंह से लड़ाई हुई है। खड़क सिंह: जरूर ऐसा हुआ है, ताज्जुब नहीं कि बीर सिंह को गिरफ्तार करके राजा के आदमी ले गए हों। नाहर सिंह: अगर इस समय हम लोग महाराज के पास पहुंचे तो बीर सिंह को जरूर पाएंगे। खड़क सिंह: मैं इस समय जरूर महाराज के पास जाऊंगा, क्या आप भी मेरे साथ वहां चल सकते हैं? नाहर सिंह: देखिए, चलने में हर्जी क्या है, मैं ऐसा डरपोक नहीं हूं, और जब आप ऐसा मददगार मेरे साथ है तो मैं किसी को कुछ नहीं समझता। फिर मुझे वहां पहचानता ही कौन है? खड़क सिंह: शाबाश, आपकी बहादुरी में कोई शक नहीं, मगर मैं इस समय वहां जाने की राय आपको नहीं दे सकता। क्या जाने कैसा मामला हो, आप इसी जगह कहीं ठहरे, मैं जाता हूं। अगर बीर सिंह वहां होंगे तो जरूर अपने साथ ले आऊंगा, मगर आपका यहां अकेले रहना भी तो नहीं मुनासिब। नाहर सिंह: इसकी चिंता आप न करें, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथी लोग इधर इधर जो है वो छुपे हुए होंगे। खड़क सिंह: अच्छा, तो मैं अपने इन 3 आदमियों को साथ ले जाता हूं। अपने तीनों आदमियों को साथ ले खड़क सिंह राजमहल की तरफ रवाना हुए। वहां ढोड़ी पर के सिपाहियों ने राजा के हुक्म के मुताबिक इन्हें रोका, मगर खड़क सिंह ने किसी की कुछ नहीं सुनी। ज्यादा हुज्जत करने का हौसला भी सिपाहियों को न हुआ, क्योंकि वे लोग जानते थे कि खड़क सिंह नेपाल के सेनापति हैं। खड़क सिंह धड़धड़ाते हुए दीवान खाने में चले गए और ठीक उस समय वहां पहुंचे जब राजा करण सिंह अपने दोनों मुसाहबों शंभुदत्त और स्वरूप सिंह के साथ बातें कर रहा था, और 4 आदमी एक लाश उठाए हुए वहां पहुंचे थे। वह लाश बीर सिंह की ही थी और इस समय राजा के सामने रखी हुई थी। बीर सिंह मरा नहीं था, मगर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाने के कारण बेहोश था। एकाएक खड़क सिंह को वहां पहुंचते देख राजा को ताज्जुब हुआ और वह कुछ हिचकिचा गए। चेहरे पर खौफ की निशानी फैल गई। उसने बहुत जल्द अपने को संभाल लिया, उठकर बड़ी खातिरदारी के साथ खड़क सिंह का इस्तकबाल किया और अपने पास बैठाकर बोला, देखिए, बड़ी मेहनत और परेशानी से अपने प्यारे लड़के के खूनी बीर सिंह को, जिसे शैतान नाहर सिंह छुड़ा ले गया था, मैंने फिर पाया है। खड़क सिंह: खूनी के गिरफ्तार होने की मैं आपको बधाई देता हूं। मैंने अच्छी तरह तहकीकात किया है और निश्चय कर लिया है कि बीर सिंह बड़ा ही शैतान और नमक हराम है। मैं अपने हाथ से इसका सिर काटूंगा। हाँ, मैं एक बात की और मुबारकबाद देता हूं। राजा: वह क्या? खड़क सिंह: आपके भारी दुश्मन नाहर सिंह को भी इस समय मैंने गिरफ्तार कर लिया। राजा: वाह वाह, ये बड़ा काम हुआ, इसके लिए मैंने जन्म भर आपका एहसान मानूंगा। वह कहाँ है? खड़क सिंह: सिपाहियों के पहरे में अपने लश्कर भेज दिया है। मैं मुनासिब समझता हूं कि बीर सिंह को भी आप मेरे हवाले कीजिए और अपने आदमियों को हुक्म दीजिए कि उसे उठाकर मेरे डेरे में पहुंचाएं। कल मैं एक दरबार करूंगा जिसमें यहाँ की कुल रियाया को हाजिर होने का हुक्म होगा। उसी में महाराज नेपाल की तरफ से आपको एक पदवी दी जाएगी और बिना कुछ ज्यादा पूछताछ किए इन दोनों को मैं अपने हाथ से मारूंगा। इसके सिवाय आपके 2-4 दुश्मन और भी हैं, उन्हें भी मैं उसी समय फांसी का हुक्म दूंगा। राजा: ये आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरे और भी दुश्मन हैं? खड़क सिंह: महाराज नेपाल ने जब मुझको इधर रवाना किया तो ताकीद कर दी थी कि करण सिंह की मदद करना और खोज खोज कर उनके दुश्मनों को मारना। हरिपुर की रियाया बड़ी मेईमान और चालबाज है। उन लोगों को चिढ़ाने के लिए मेरी तरफ से करण सिंह को ये पत्र और अधिराज की पदवी देना। उसी हुक्म के मुताबिक मैंने यहाँ पहुंचकर यहाँ के जमींदारों और सरदारों से मेल पैदा किया और उनकी गुप्त कमेटी में पहुंचा, जो आपके विपक्ष में हुआ करती है। बस फिर आपके दुश्मनों का पता लगाना क्या कठिन रह गया? राजा: ओह, आपने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की। मैं किसी तरह आपके हुक्म के खिलाफ नहीं कर सकता। आप मुझे अपना ताबूदार ही समझिए। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे वो दुश्मन कौन हैं? खड़क सिंह: इस समय मैं नाम नहीं बताऊंगा। कल दरबार में आपके सामने ही सबों को कायल करके फांसी का हुक्म दूंगा। वे लोग भी ताज्जुब करेंगे कि किस तरह उनके दिल का भेद ले लिया गया। खड़क सिंह जब यकाएक दीवान खाने में राजा के सामने जा पहुंचे तो राजा बहुत ही घबराया और डरा, मगर उसने तुरंत अपने को संभाला और जी में सोचा कि खड़क सिंह के साथ जाहिरदारी करनी चाहिए
अगर मौका देखूंगा तो इसी समय इन्हें भी खपाकर बखेड़ा तो तय करूंगा, किसी को कानो कान खबर न होगी। उधर खड़क सिंह के दिल में भी एकाएक यही बात पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं केवल 3 आदमी साथ लेकर यहां पहुंचा हूं, सो ठीक न हुआ। कहीं ऐसा न हो कि राजा मेरे साथ दगा करे, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर हुई इस बात का पता लग चुका है कि कमेटी में एक आदमी राजा का पक्षपाती भी धोखा देकर घुसा हुआ था। उसकी जुबानी मेरी कुल कार्रवाई राजा को मालूम हो गई होगी। ताज्जुब नहीं कि वह इस समय दंगा करे। इन बातों को सोचकर बुद्धिमान खड़क सिंह ने फौरन अपना ढंग बदल लिया और मतलब भरी बातों के फेर में राजा को ऐसा फंसा लिया कि वह चूं तक ना कर सका। उसे विश्वास हो गया कि खड़क सिंह मेरा मददगार है, इससे किसी तरह का उज्र करना मुनासिब नहीं। उसने तुरंत अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वीर सिंह को उठाकर सेनापति खड़क सिंह के डेरे पर पहुंचाओ। खड़क सिंह भी दीवान खाने के नीचे उतरे और सड़क पर पहुंचकर उन्होंने अपने साथी 3 बहादुरों में से 2 को मरहम पट्टी की ताकीद करके वीर सिंह के साथ जाने का हुक्म दिया तथा एक को अपने साथ लेकर उस तरफ बढ़े जहां नाहर सिंह को छोड़ आए थे। उस मकान से जिसमें कमेटी हुई थी थोड़ी दूर इधर ही खड़क सिंह ने नाहर सिंह को पाया। इसमें नाहर सिंह अकेला नहीं था, बल्कि 5 आदमी और भी उसके साथ थे, जिन्हें देख खड़क सिंह ने पूछा, कौन है नाहर सिंह? इसके जवाब में नाहर सिंह ने कहा, जी हाँ खड़क सिंह। ये सब कौन है? नाहर सिंह मेरे साथियों में से जो इधर उधर घूम रहे थे और इस इंतजार में थे कि समय पड़ने पर मदद दें, वो हैं। खड़क सिंह इतने ही हैं या और भी हैं? नाहर सिंह और भी हैं, यदि चाहो तो आधी घड़ी के अंदर 100 बहादुर इकट्ठे हो सकते हैं। खड़क सिंह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज एकाएक लड़ाई हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं। नाहर सिंह वीर सिंह का पता लगा? खड़क सिंह हाँ, उन्हें जख्मी करके करण सिंह के आदमी ले गए थे। उसी समय मैं भी जा पहुंचा। फिर वो मुझसे कैसे छिप सकते थे? आखिर उन्हें अपने कब्जे में किया और अपने आदमियों के साथ अपने डेरे पर भिजवा दिया। नाहर सिंह वीर सिंह की कैसी हालत है? खड़क सिंह अच्छी हालत है, कोई हर्ष नहीं। जख्म लगे हैं, मालूम होता है बहादुर ने लड़ने में कसर नहीं छोड़ी। मेरे आदमियों ने पट्टी बांध दी होगी। अब देर न करो, चलो, सरदार लोग अभी तक बैठे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नाहर सिंह जी हाँ, जब तक हम लोग नहीं जाएंगे वे लोग बेचैन रहेंगे। खड़क सिंह के पीछे पीछे अपने साथियों के साथ नाहर सिंह फिर उसी मकान में गया जिसमें कमेटी बैठी थी। कुल सरदार और जमींदार अभी तक वहां मौजूद थे। खड़क सिंह को देख सब उठ खड़े हुए। खड़क सिंह ने बैठने के बाद अपने बगल में नाहर सिंह को बिठाया और सबको बैठने का हुक्म दिया। नाहर सिंह ने अपने साथियों में से एक आदमी को अपने पास बिठाया, जो अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए था। अनिरुद्ध सिंह वीर सिंह का पता लगा? खड़क सिंह हाँ, वह राजा के दगाबाज नौकरों के हाथ में फंस गया था। मैं वहां जाकर उसे छुड़ा लाया और अपने डेरे पर भिजवा दिया है। अब बच्चन सिंह और हरिहर सिंह को भी पहरे के साथ हमारे लश्कर में भिजवा देना चाहिए। तुरंत हुक्म की तामील हुई। कई सिपाहियों को पहरे पर से बुलवाकर दोनों बेईमान उनके सुपुर्द किए गए और एक बहादुर सरदार उनके साथ पहुंचाने के लिए गया। खड़क सिंह हाँ, तो करण सिंह का लड़का जीता है नाहर सिंह, उसे तुम दिखा सकते हो? नाहर सिंह जी हाँ, उसके जीते रहने का एक सबूत तो मेरे पास इसी समय मौजूद है। खड़क सिंह वह क्या? नाहर सिंह ने एक पत्र कमर से निकालकर खड़क सिंह के हाथ में दिया और पढ़ने के लिए कहा। ये वही चिट्ठी थी जो नदी में तैरते हुए रामदास को गिरफ्तार करने के बाद उसकी कमर से नाहर सिंह ने पाई थी। इसे पढ़ते ही गुस्से से खड़क सिंह की आंखें लाल हो गई। खड़क सिंह बेशक ये कागज राजा के हाथ का लिखा हुआ है, फिर इसकी मोहर भी तो मौजूद है। इससे बढ़कर और किसी के सबूत की हमें क्या जरूरत है? अब सूरज सिंह का पता ना भी लगे तो कोई हर्ष नहीं। लो पढ़ो अनिरुद्ध, और बाकी सबों को भी पढ़ने को दो। एकाएकी वह चिट्ठी सबों के हाथ में गई और सबने पढ़कर इस बात पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की कि वीर सिंह निर्दोष निकला। अनिरुद्ध अब आपको मालूम हो गया कि हम लोगों की जो दरख्वास्त नेपाल गई थी वे व्यर्थ नहीं थी खड़क सिंह जी। खड़क सिंह बेशक बेशक नाहर सिंह, आपने कहा था कि वीर सिंह का असल हाल आप लोग नहीं जानते। वे कौन सा हाल है, क्या आप कह सकते हैं? नाहर सिंह हाँ, मैं कह सकता हूं, यदि आप लोग दिल लगाकर सुने तो। खड़क सिंह जरूर सुनेंगे। नाहर सिंह ने करण सिंह और करण सिंह राठौर का हाल और अपने बचने का सबब जो वीर सिंह से कहा था, इस जगह खड़क सिंह और सब सरदारों के सामने कह सुनाया।
और इसके बाद वीर सिंह को कैसे छुड़ाने का हाल और अपनी बहन सुंदरी का भी वह पूरा हाल कहा जो तारा ने बाबा जी से बयान किया था। सुंदरी का हाल बहुत कुछ नाहर सिंह को पहले से ही मालूम था। बाकी हाल जो तारा ने वीर सिंह से कहा था वह वीर सिंह ने अपने बड़े भाई नाहर सिंह को सुनाया था। वीर सिंह यह नहीं जानता था कि उसकी स्त्री तारा ने जिस अहिल्या का हाल उससे कहा था वह उसकी बहन सुंदरी ही थी। जब वीर सिंह और नाहर सिंह में मुलाकात हुई और अपनी बहन सुंदरी का नाम नाहर सिंह से सुना तब मालूम हुआ कि अहिल्या या सुंदरी ही वह बहन है। नाहर सिंह की जुबानी करण सिंह का किस्सा सुनकर सभी का जी बेचैन हो गया। आंखों में आंसू भरकर सबों ने लंबी सांसें ली और बेईमान करण सिंह राठौर को गालियां देने लगे। थोड़ी देर तक सबों के चेहरे पर उदासी छाई रही, मगर फिर क्रोध ने सबों का चेहरा लाल कर दिया और सबों ने दांत पीसकर कहा कि हम लोग ऐसे नालायक राजा की ताबेदारी नहीं कर सकते। हम लोग अपने हाथों से राजा को सजा देंगे और असली राजा करण सिंह के लड़के विजय सिंह को यहाँ की गद्दी पर बैठाएंगे। हम लोग चंदा करवा के रुपए बटोरेंगे और फौज तैयार करके विजय सिंह और वीर सिंह को सरदार बनाएंगे, इत्यादि इत्यादि। जोश में आकर बहुत सी बातें सरदारों ने कही और इसी समय खड़ग सिंह ने भी अपनी फौज के साथ जो नेपाल के साथ लाए थे वीर सिंह और नाहर सिंह की मदद करना कबूल किया। नाहर सिंह, मेरी बहन सुंदरी का हाल थोड़ा सा और बाकी है, जिसे आप चाहें तो सुन सकते हैं। यह हाल मुझे इनकी यानी अपने बगल में बैठे हुए साथी की तरफ इशारा करके बोले कि इनकी जुबानी मालूम हुआ है। सरदार, हाँ हाँ जरूर सुनेंगे। ये कौन है? नाहर सिंह, ये अपना हाल खुद आपको बयां करेंगे। खड़ग सिंह, मगर इनको चाहिए कि अपने चेहरे से नकाब तो हटा दें। नाहर सिंह के ये साथी महाशय जो उनके बगल में बैठे हुए थे वे ही बाबू साहब थे जो गोद में एक लड़के को लेकर सुंदरी से मिलने के लिए किले के अंदर तय खाने में गए थे। इन्हें श्रोतागण अभी भूले न होंगे। खड़ग सिंह के कहते ही बाबू साहब ने कोई हर्ज न किया और अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और बेचारी सुंदरी का बाकी हिस्सा कहने लगे। इन्हें इस शहर में कोई भी पहचानता नहीं था। बाबू साहब बोले, सुंदरी अहिल्या के नाम से बहुत दिनों तक इस नालायक राजा के यहाँ रही। राजा की पाप भरी आंखों का अंदाज रानी को मालूम हो गया और उसने चुपके से सुंदरी को अपने नैहर भेजकर बाप को कहला भेजा कि उसकी शादी करा दी जाए। सुंदरी की शादी मेरे साथ हो गई और वह बहुत दिनों तक मेरे घर में रही। एक लड़की और उसके बाद एक लड़का भी पैदा हुआ। तब तक राजा को सुंदरी का पता नहीं लगा, मगर वह खोज लगाता ही रहा। आखिर मालूम होने पर उसने सुंदरी को चुरा मंगाया और उसके साथ जिस तरह का बर्ताव किया आप बहादुर विजय सिंह की जुबानी सुन ही चुके हैं। बेचारी लड़की जिस तरह से मारी गई उसे याद करने से कलेजा फटता है। सुंदरी को राजी करने के लिए राजा ने बहुत कुछ उद्योग किया, मगर उस बेचारी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आखिर राजा ने उस गुप्त रीति से किले के अंदर के एक तहखाने में बंद कर दिया और उसकी लड़की का खून एक कटोरे में भरकर और मसाले से जमा कर एक चौकी पर उसके सामने रख दिया, जिसमें वे दिन रात उसे देखा करे और कोढ़ा करे। आप लोग खूब समझ सकते हैं कि उस बेचारी की क्या हालत होगी और उस कटोरे भर की खून की तरफ देख देख उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। मगर वाह रे सुंदरी, फिर भी उसने अपना धर्म न छोड़ा। बाबू साहब ने इतना ही कहा था कि सबों के मुंह से वाह रे सुंदरी, शाबाश शाबाश, धर्म पर दृढ़ रहने वाली औरत तेरी ऐसी कोई काहे होगी की आवाज आने लगी। बाबू साहब ने फिर कहना शुरू किया। बाबू साहब बोले कि जब सुंदरी कैद खाने में बेबस की गई थी तो कई लौंडियां उसकी हिफाजत के लिए छोड़ी गई। उनमें से एक लौंडी सुंदरी पर दया करके और अपनी जान पर खेल के वहां से निकल भागी। उसने मेरे पास पहुंचकर सब हाल कहा और अंत में उसने सुंदरी का यह संदेश मुझे दिया कि लड़के को लेकर तुम्हें एक नजर देखने के लिए बुलाया है। जिस तरह बने आकर मिलो। सुंदरी का हाल सुन मेरा कलेजा फट गया। मैं इस शहर में आया और उससे मिलने का उद्योग करने लगा। इस फेर में बरस भर से ज्यादा बीत गया। बहुत सा रुपया खर्च किया और कई आदमियों को अपना पक्षपाती बनाया। आखिर 2 ही 4 दिन हुए हैं कि किसी तरह छोटे बच्चे को जो नालायक राजा के हाथ से बच गया और मेरे पास था लेकर किले के अंदर तहखाने में गया और उससे मिला। कैद खाने में उसकी जैसी अवस्था मैंने देखी कह नहीं सकता। इत्तेफाक से उसी दिन नाहर सिंह ने वीर सिंह को कैद खाने से छुड़ाया था और यह हाल मुझे मालूम था। बल्कि वीर सिंह के छुड़ाने की खबर कई पहरे वालों को भी लग गई थी, मगर वे लोग राजा के दुश्मन और वीर सिंह के पक्षपाती हो रहे थे, इसलिए नाहर सिंह के काम में विघ्न नहीं पड़ा।
सुंदरी जानती थी कि बीर सिंह उसका भाई है, मगर राजा के जुल्म ने उसे हर तरह से मजबूर कर रखा था। बीर सिंह के कैद होने का हाल सुनकर सुंदरी और भी बेचैन हुई, मगर जब मैंने उसके छूटने का हाल कहा तो खुश हुई। मैं तहखाने में सुंदरी से बातचीत कर ही रहा था कि राजा साहब का मुसाहब बेईमान हरि सिंह वहां आ पहुंचा। उस समय सुंदरी मेरी और अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो गई। आखिर हरि सिंह उसी समय मुझसे लड़कर मारा गया और मैं उसकी लाश एक कंबल में बांध और लड़के को एक लौंडी की गोद में दे और उसे साथ तहखाने के बाहर निकला और मैदान में पहुंचा। वहां नाहर सिंह के 2 आदमियों से मुलाकात हुई। मुझे नाहर सिंह तथा बीर सिंह से मिलने का बहुत शौक था और उन लोगों ने भी मुझे अपने साथ ले चलना मंजूर किया। आखिर हरि सिंह की लाश काट दी गई, लौंडी वापस कर दी गई और मैं लड़के को लेकर उन 2 आदमियों के साथ नाहर सिंह की तरफ रवाना हुआ। उसी समय राजा के कई सवार भी वहां पहुंचे जो नाहर सिंह की खोज में घोड़ा फेंकते उसी तरफ जा रहे थे। हम लोगों को तो डर हुआ कि अब गिरफ्तार हो जाएंगे, मगर ईश्वर ने बचाया। एक पुल के नीचे छिपकर हम लोग बच गए और नाहर सिंह और बीर सिंह से मिलने की नौबत आई। खड़क सिंह, लड़का आप कहाँ है? बाबू साहब नाहर सिंह की तरफ इशारा करके बोले, इनके आदमियों के सुपुर्द है। खड़क सिंह, तुम लोगों का हाल बड़ा ही दर्दनाक है, सुनने से कलेजा कांपता है, लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम हुआ कि बेचारी तारा कहाँ है और उस पर क्या बीती। नाहर सिंह, तारा का हाल मुझसे मालूम कर लीजिए, मगर मैंने अभी तक बीर सिंह से नहीं कहा। एक सरदार, तो इस समय भी उसका कहना शायद आप मुनासिब नहीं समझते होंगे। नाहर सिंह, कहने में कोई हर्ज भी नहीं। खड़क सिंह, तो कहिए। नाहर सिंह, ऊपर के हाल से आपको इतना तो जरूर मालूम हो ही गया होगा कि बेईमान राजा ने तारा के बाप सुजन सिंह को इस बात पर मजबूर किया था कि वह तारा का सिर काट लाए। खड़क सिंह, हाँ, इसीलिए कि सुजन सिंह ने दीवान खाने की छत पर से लौंडियों को तो गिरफ्तार किया, मगर तारा को छोड़ दिया था। नाहर सिंह, ठीक है, राजा ये भी चाहता था कि तारा यदि राजा के साथ रहना स्वीकार करे तो उसकी जान छोड़ दी जाए। इस काम के लिए समझाने बुझाने पर हरि सिंह मुकर्रर किया गया था, मगर तारा ने कबूल नहीं किया। जिस समय बीर सिंह के बाग में सुजन सिंह अपनी लड़की तारा की छाती पर सवार हो उसे मारा चाहता था, मैं भी वहां मौजूद था। उसी समय एक साधु महाशय भी वहां पहुंचे और उन्होंने मेरी मदद से तारा को छुड़ाया। इस समय तारा उन्हीं के यहाँ है। खड़क सिंह, आपने एक साधु फकीर की हिफाजत में तारा को क्यों छोड़ दिया? उस साधु का क्या भरोसा? नाहर सिंह, उस साधु का मुझे बहुत भरोसा है, वे बड़े ही महात्मा हैं। ये तो मैं नहीं जानता कि वे कहाँ के रहने वाले हैं, मगर वे किसी से बहुत मिलते जुलते नहीं, निराले जंगल में रहा करते हैं, मुझ पर बड़ी ही प्रेम रखते हैं। मैंने सब हाल उनसे कह दिया है और अक्सर उन्हीं की राय से सब काम किया करता हूँ। उनके खाने पीने का इंतजार भी मैं ही करता हूँ। खड़क सिंह, क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ? नाहर सिंह, इस बात को तो शायद वे नामंजूर करें। अब तो सवेरा होना चाहता है, मेरे शहर में रहना मुनासिब नहीं। खड़क सिंह, अगर आप मेरे यहाँ रहें तो कोई हर्ज भी नहीं। नाहर सिंह, ठीक है, मगर ऐसा करने से कुछ विशेष लाभ भी नहीं है। बीर सिंह को मैं आपके सुपुर्द करता हूँ और बाबू साहब को अपने साथ लेकर जाता हूँ, फिर जब और जहाँ कहिए हाजिर हो जाऊंगा। खड़क सिंह, खैर ऐसा ही सही, मगर एक बात और सुन लो। नाहर सिंह, वह क्या? खड़क सिंह, उस समय जब मैं बीर सिंह को छुड़ाने के लिए राजा के पास गया था तो समय अनुसार मुनासिब समझकर उसी के मतलब की बातें की थी। मैं कह आया था कि कल एक आम दरबार करूंगा और तुम्हारे दुश्मनों तथा बीर सिंह को फांसी का हुक्म दूंगा। उसी दरबार में महाराज नेपाल की तरफ से तुमको अधिराज की पदवी भी दी जाएगी। ये बात मैंने कई मतलबों से कही थी, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? नाहर सिंह, बात तो बहुत अच्छी है, इस दरबार में बड़ा मजा रहेगा, कई तरह के गुल खिलेंगे, मगर साथ ही इसके फसाद भी खूब मचेगा। ताज्जुब नहीं कि राजा बिगड़ जाए और लड़ाई हो पड़े। इससे मेरी राय है कि कल का दिन आप टाल दें और लड़ाई का पूरा बंदोबस्त कर लें। इस बीच में मैं भी अपने को हर तरह से दुरुस्त कर लूंगा। खड़क सिंह, आप लोगों की क्या राय है सरदार जी? सरदार, नाहर सिंह का कहना बहुत ठीक है, हम लोगों को लड़ाई के लिए तैयार होकर ही दरबार में जाना चाहिए। हम लोग भी अपने सिपाहियों की दुरुस्ती करना चाहते हैं, कल का दिन टल जाए तभी अच्छा है। खड़क सिंह, ऐसा ही सही। गुप्त रीति से राय के तौर पर परे 2-4 बातें और करने के बाद दरबार बर्खास्त किया गया। बाबू साहब को साथ लेकर नाहर सिंह चला गया। सरदार लोग भी अपने अपने घर की तरफ रवाना हुए। खड़क सिंह अपने डेरे पर आए और बीर सिंह को होश में पाया। उनसे सब हाल
कहा सुना और उनका इलाज कराने लगे।